गुड मॉर्निंग। विद्यालय स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हिंदी क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज चैप्टर नंबर 4 पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 राइटर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित है। चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद। सपनों की याद पर आधारित है। सपने सभी लोग देखते हैं, कुछ लोग दिन में भी देखते हैं। सपने कभी निरर्थक भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब के नहीं होते। कुछ सपने अच्छे भी होते हैं जिनको देखकर मन को खुशी मिलती है। कुछ सपने बुरे भी होते हैं, कई बार डर भी आते हैं, भयावह सपने भी होते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अधिकतर भूल जाते हैं। मोस्टली सपने भूल जाते हैं, कुछ याद रहते हैं। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित करते हैं, विचार करते हैं या भविष्य में क्या करना है। वो भी एक प्रकार के सपने ही होते हैं। और उन सपनों पर जागकर उन सपनों के लिए कार्य करना। जैसे आप सब स्टूडेंट हैं, आपको अधिक से पढ़ना, अच्छा रिजल्ट लाना, अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करना। इसी प्रकार के ये चैप्टर जो है सामने सपनों की याद पर आधारित है। सपने सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का हुजूम, मौत की खामोशी वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहां संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतिम सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हुआ। कोई अपने जिस्म की हरारत, दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अर्थात वे मृत्यु को जा रहे हैं या फिर उसे प्राप्त कर चुके हैं, इस संसार से मुक्त है। तो पक्षी पंछी की तरह उनकी आत्मा जो है ना स्वतंत्र हो रही है। अभी किसी भी तरह वापस नहीं आ सकते, किसी भी तरह उनको बुलाया नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों और झरनों और आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने की कोशिश करते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता उठता महसूस कर सकता है। एहसास की एक ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और 100 गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने को भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। पता नहीं कब किया था श्री कृष्ण ने ये सब कब किया था। कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो रही थी। पता नहीं वो समय कब था, पता नहीं ये सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिलाएगा जो हमारी छवियां जो पढ़ रखा है, देख रखा है। उस आधार पर ये सब कब हुआ यह किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर वहां जाते हैं, लेखक का कहना अगर आज वहां जाएंगे तो वो सारी यादें अपने आप ही अपने दिमाग में पूरे घटनाक्रम से दोबारा फिर जागृत हो जाएंगी यादों की तरह। हर सुबह सूरज निकलने से पहले पतली पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ भाड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। ऐसा लगता है कि बंसी की आवाज पर सभी लोग वहीं रुक जाएंगे। हर शाम
सूर्य ढलने से पहले जब वाटिका का, वाटिका यानी बगीचे का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे भरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालेम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर अर्थात पक्षियों को देखने वाला, दूरबीन से पक्षियों को देखने वाला। लेकिन एकांत क्षणों में सालेम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षेत्र तक फैली जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध देता है। सालेम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायम। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस्यमय दुनिया पसरी थी अर्थात फैली हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। यह दुनिया उन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत से बनाई थी। इसके गढ़ने में उनका जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी नहीं थी। स्कूल के दिनों में सहपाठी था तो उनके साथ पढ़ी थी। लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुभव लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे उस समय। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा और उनकी आंखें नम कर दी। आज सालेम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौदी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? पक्षियों के प्रति कौन वकालत करेगा? सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉलो ए स्पैरो। फॉलो ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने अपनी पत्नी उनकी सॉरी मुझे याद आ गया डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फिडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फिडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव था। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, अर्थात अपने अनुभव अपनी यादों को उस अनुभवों को शब्दों के अनुसार प्रकट करना बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वो गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतीक बन गए थे। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अथाह सागर का ऐसा समुद्र जिसे कोई पार नहीं पाया जा सकता, उसे कहते हैं अथाह समुद्र, इसका कोई अंत नहीं है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव का मतलब है वो उनका स्वभाव था
वो क्या जगह जगह यात्रा करते थे, घूमते थे, वहां के प्रकृति के चित्रों को देखते थे, पक्षियों को देखते थे और उनकी यायावरी से परिचित हैं। उन्हें महसूस होता कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, अर्थात पक्षियों की खोजबीन में ही निकले हैं। और ये बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोज नदियों के साथ, अपनी खोज को नदियों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अर्थात जब तक वो वापस नहीं लौटते, ऐसा अनुभव ऐसा लगता है कि शायद भी लौट आएंगे। तो क्या मान लिया जाए कि वे गए हुए हैं, वापस आएंगे? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना? सालिम अली से कहा गया है पंक्तियों में कि शायद वे लौटेंगे। जाकिर हुसैन ने जो चैप्टर सामने सपनों की याद दिया है, प्रस्तुत पाठ 1947 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी अर्थात पक्षियों की खोज करने वाले, पक्षियों को जानने वाले पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद अपनी डायरी में लिखा गया ये संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है कि जीवन में जो भी कोई ऐसी घटनाएं घटी हो, रोचक घटनाएं जो याद के रूप में रह जाएं, जीवन भर हमारे दिमाग में बैठ जाएं, मन में स्थायी जगह बना जाएं, हमेशा याद रहे, ऐसी घटनाओं को कहा जाता है संस्मरण। तो सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को, सालिम अली की मृत्यु के बाद जो दुख हुआ, उस दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। जैसे यहाँ प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सालिम अली द्वारा जो है उनकी बंदूक से घायल कोई गौरैया से जो है उनके जीवन की दिशा बदल गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए और सदैव ही पक्षियों की तलाश, पक्षियों की खोजबीन, पक्षियों की जानकारी में जीवन भर लगे रहे। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संरक्षण के संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा, जिससे उनकी आंखें नम हुई थी। पक्षियों की दुर्दशा, पर्यावरण की दुर्दशा वाला चित्र खींचा, वे चित्र रखे जिससे पर्यावरण का खतरा, मिट्टी पर पानी की पहली बूंद, खुशबू, रेगिस्तानी हवा के झोंके और पक्षियों के बारे में ऐसा चित्रण प्रस्तुत किया जिससे उनकी आंखें नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा? मेरी छत पर बैठने वाली गोरिल्ला। लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें आती हैं। शायद ऐसा कहने का अभिप्राय ये हो सकता है कि लॉरेंस ने अपना अधिक से अधिक समय वो पक्षियों की खोजबीन, पक्षियों को जानने, पक्षियों के साथ ही उनका अधिकतर जीवन बीता। इसी कारण से शायद उनकी पत्नी ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरिल्ला लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, लेकिन वो स्वयं नहीं जानती।
प्रश्न था हमारा, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी है और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो बचपन में एक बार मामा की बीवी एयरगन ने सालिम अली ने गौरैया का शिकार किया। मामा से गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाने के लिए कहा। बीएनएच से उन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। उसी समय से सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता जगी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना भविष्य, अपना कैरियर बना दिया। सेकंड, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा जिससे उनकी आंखें नम हुई थी? एक दिन सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा था, मंडरा रहा था, पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को वातावरण की, पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने क्यों कहा, मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण, इतना खुला खुला सा था कि उनके बारे में किसी से कुछ छिपा नहीं था। इसलिए फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस के बारे में एक गौरैया भी ढेर सारी बातें जानती है। फिर आशा स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस का जीवन बहुत सीधा साधा था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह सुलझा और सरल था। दूसरा है, कोई अपने जिस्म की हरारत, दिल की धड़कन देकर के उसे लौटाना चाहिए तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? लॉरेंस का यहाँ लेखक का आशय है कि मृत व्यक्ति को कोई भी जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। मरने के बाद किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से जीवित करना असंभव है। इसी प्रकार से गा नंबर पे सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कथन का आशय है कि टापू बंधन, टापू जो है, टापू होता है वो सीमा और बंधन का प्रतीक है, अर्थात व्यक्ति वहां बंधकर रह जाता, उससे आगे नहीं बढ़ता है, जबकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली, पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। शैली चित्रात्मक है। पाठ को पढ़ते हुए घटनाओं का चित्र उभरकर हमारे सामने आ जाता है। लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू, कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज है। अपने मनोभावों को अर्थात मन के भावों को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का सहारा लिया है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिख लेते हैं। प्रकृति प्रेमी सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। विचारशील व्यक्ति अर्थात विचार करते थे, सोचते थे। प्रकृति और पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। जानना चाहते थे। प्रकृति और पक्षियों के बारे में जानने की उनकी जिज्ञासा बहुत अधिक रहती थी। इसलिए प्रकृति और पक्षियों के लिए उनके जीवन में ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका जीवन काफी रोमांचकारी था और उनका स्वभाव भ्रमणशील था। जीवन रोमांचकारी भ्रमणशील था अर्थात वे जगह जगह घूमते रहते थे। कभी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने के लिए किसी भी वक्त वे निकल जाते थे। सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी। यह रचना जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया है। संस्मरण है। पाठ को पढ़ते हुए इसका शीर्षक सावले सपनों की याद अत्यंत सार्थक प्रतीत होता है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछड़कर दुखी हो जाता है, अतः वे उनकी यादों को अपने जीने का सहारा बना लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? नंबर 1, पर्यावरण को बचाने के लिए, वायु को शुद्ध रखने के लिए हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। हमें पेड़ पौधे अधिकाधिक लगाने चाहिए। जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। तेज आवाज को रोककर हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए
कि हमारे आसपास का स्थान साफ सुथरा हो। इसके लिए हमें कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर सामने सपनों की याद समाप्त। आपको प्रश्नोत्तर भी बता दिए, चैप्टर भी बता दिया। अब आपके पास 4 पाठ तक प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, पूरा अभ्यास कार्य आपको चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। आपने इनको नोट करके इनको लर्न भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके इसी मंथ में यूनिट टेस्ट भी होगा शायद, तो आप लोग इसके लिए अच्छी सी तैयारी करें। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, अभी नहीं पूछे तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और आप पढ़ें, अच्छी तैयारी करें और याद करें। चैप्टर से संबंधित, चैप्टर से कुछ भी पूछना हो तो वो आप जो है नेक्स्ट डे, आज पूछना चाहे तो आज पूछ लें, अदरवाइज आप नेक्स्ट डे पूछ लेना। डीएस लॉरेंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। डीएस लॉरेंस, जिनका पाठ में जिक्र हुआ, डीएस लॉरेंस सालिम अली की तरह ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कई कविताएं भी लिखी, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविता उनको लेखनी है। प्रकृति से डीएस लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी थे। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई है। ये भी मानते थे कि हमारा प्रकृति को लौटना बहुत जरूरी है। पक्षी वैज्ञानिक उसी प्रकार सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु 20 जून 1987 को हुई थी। उन्होंने फॉर ऑफ ए स्पैरो नाम से एक आत्मकथा लिखी जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से हिंदी का अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। एक गौरैया गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया हुआ है। ठीक, और इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी आपसे बात नेक्स्ट डे करेंगे।